कंपनी भाग जाएगी, बिल्कुल सही आपने सुना, कंपनी भाग जाएगी। अक्सर लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है। हम लोग जब किसी को समझाने के लिए जाते हैं अपने प्लान को, तो लोग अक्सर आपसे कहेंगे कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो। एक जगह हम गए प्लान देने के लिए, वहां पे वो सज्जन जो थे बिल्कुल एकदम अडिग हो गए, बोले कंपनी भाग गई तो। हमने कहा कंपनी क्यों भागेगी भाई, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हरिद्वार में जाके हम लोग फैक्ट्री में देख के आए हैं, इतना बड़ा लुधियाना का हेड ऑफिस है, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कहां से कंपनी भाग जाएगी। 18 सालों से कंपनी पब्लिक में है, 18 सालों से कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट बना रही है, 18 सालों से कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट बना के लोगों को जागरूक कर रही है, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर कर रही है, लोगों को हजारों लाखों रुपए की इनकम दे रही है, कहां से भाग जाएगी। बोले तब भी कंपनी भाग गई तो। हमने कहा कि वो कंपनी साबुन बनाती है, आपने साबुन परचेज कर लिया, और साबुन परचेज करने के बाद अगर कंपनी भाग भी जाती है तो आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ जाएगा। आपने तो परचेज कर ही लिया ना, साबुन आपसे थोड़े लेके भाग जाएगी। बोले तो क्या हुआ, कंपनी भाग गई तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। हम लोग किसी भी तरीके से उसको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। जो बिल्कुल डिटरमिन्ड होकर बैठा है कि कंपनी भाग गई तो अजीब आफत वाली बात है। आप प्रोडक्ट मार्केट का खरीद के लाते हैं और उसके बाद वो कंपनी मार्केट में रहे चाहे ना रहे, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, काम खत्म। लेकिन यहां पर अक्सर लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है कि कंपनी भाग गई तो आखिर में हमने उनसे बड़े प्यार के साथ कहा कि ये आपकी पत्नी है। बोले हाँ। कितने साल आपको शादी को हो गए। बोले 18 साल। बोले आपके बच्चे भी हैं। बोले हाँ। कितने बच्चे हैं आपके। बोले 2। क्या करते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये घर आपका है। बोले हाँ। अच्छा, ये पत्नी भी आपकी है, बच्चे भी आपके हैं, ये घर भी आपका है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी पत्नी भाग गई तो। अब वो एकदम क्रोध में आ गए। बोले ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप। हमने कहा भाई, हम जिस कंपनी के विषय में बात कर रहे हैं वो कंपनी 18 सालों से चल रही है, पूरे भारत में उसका काम चल रहा है, उसको आप भगाने पे तुले हो। और आपकी पत्नी में क्या इस बात की गारंटी है कि वो पत्नी आपकी नहीं भागने वाली है। वो एकदम से झल्ला गए। उसके बाद हमने उनसे कहा कि भाई अगर आपको मेरी बात खराब लगी हो तो बिल्कुल मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी चीज का भरोसा आप करना ही नहीं चाहते। तो उस पत्नी का भरोसा क्यों करके बैठे हैं 18 साल से। पत्नी भी भाग सकती है, 2 बच्चे हो गए तो क्या, घर उसका है तो क्या, भाग सकती है। ये एक्चुअल सीन है मार्केट का। हर व्यक्ति इसी धुन में मस्त है, कंपनी भाग गई तो क्या होने वाला है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी भाग गई तो। इसमें 2 बातें आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सही शब्द में समझ लीजिएगा। बिल्कुल 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, वाकई में कुछ लोग ऐसी कंपनी में जुड़ जाते हैं जो वाकई वो कंपनी भागने वाली होती है, क्योंकि वो कंपनी कहीं ना कहीं से इथिकल नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो कंपनी नॉन इथिकल होती है, कहीं ना कहीं से वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होती है, कहीं ना कहीं से वो लोगों को चीट करने का काम कर रही होती है। अल्टीमेटली उस कंपनी का भागना सुनिश्चित है। आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। किसी चाचा, किसी मामा, किसी नाने के कहने से आप वहां पर पैसा लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कंपनी नहीं भागेगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, वो कंपनी कभी भी जा सकती है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसलिए कंपनियां नहीं भागती हैं, ये बिल्कुल भी मीथ है, बिल्कुल गलत है। कंपनियां जाती हैं। अगर वो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट ही उनके ऊपर शिकंजा कस देगी। अगर वो लोगों का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लोगों की इनकम नहीं दे पाएंगे, तो उनको ताला बंद करना पड़ता है। किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो उनको ताला बंद करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पे कंपनियों पे ताला बंद हो जाता है। इसलिए जब भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़िए तो हमेशा एक इथिकल कंपनी में जुड़िए, हमेशा एक ऐसी कंपनी में जुड़िए जो आईडीएससी के मेंबर है, हमेशा ऐसी कंपनी में जुड़िए जिसके प्रोडक्ट आप रिजनेबल रेट पे ले रहे हैं, जो आपके बजट में है उसी हिसाब से उसके प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको इस्तेमाल भी करना है और आपको रिकमेंड भी करना है। और ऐसी कंपनियां जो साबुन, तेल, मंजन इत्यादि बनाती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो 18 सालों से मार्केट में है, वो कंपनी भागती नहीं है। वो कंपनी भागती नहीं है। वो कंपनी वाकई में बहुत तेज भागती है, मतलब बहुत तेजी के साथ में विकास कर रही है। जिस कंपनी के
2 प्रोडक्ट के साथ इस कंपनी ने काम स्टार्ट किया, आज उसके 400 के आसपास से प्रोडक्ट हो जाते हैं। एक ऑफिस के साथ कंपनी ने काम स्टार्ट किया, आज उसके 50 ऑफिस हो जाते हैं। इस तरीके से वो कंपनी भाग रही है, मतलब डेवलपमेंट की तरफ भाग रही है, न कि भागने की तरफ भाग रही है। लेकिन समस्या कहां फंस जाती है? समस्या फंस जाती है कि हमारे आपके बीच के लोग ही उन कंपनियों से जुड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता गलती कंपनी से, अच्छी कंपनी से भी लोग जुड़ते हैं और किसी कारण से नाकामयाब हो जाते हैं। सिस्टम को न समझने की वजह से, ज्ञान प्राप्त न करने की वजह से, ईगो की वजह से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो नाकामयाब हो जाते हैं। और जब वो नाकामयाब हो जाते हैं तो सिस्टम को क्विट कर जाते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं और लास्ट में यही कहते हैं कि कंपनी भाग जाती है। अब ऐसे लोगों के संपर्क में जब आप आते हैं, क्योंकि मार्केट में 90% ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी कंपनी को छोड़ दिया है, किसी न किसी अच्छी कंपनी के साथ वो जुड़े, लेकिन अपनी नाकामयाबी का ठीकरा वो कंपनी के ऊपर फोड़ते हैं और अल्टीमेटली कंपनी तो चल रही है लेकिन वो क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ होता जाता नहीं है, जिस सेक्टर में हम जुड़े थे उसमें कुछ होता जाता नहीं है। और उनको सुन के जो उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके मिलने वाले होते हैं, उनके पड़ोसी होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो यही सोच लेते हैं, वो एक परसेप्शन बना लेते हैं कि जब इनसे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा। सेम उसी तरीके से जैसा कि एग्जांपल आप लोगों ने बाज और मुर्गी का सुना होगा। बाज का अंडा नीचे गिर गया और उसमें से बाज निकला, लेकिन नीचे मुर्गी के बहुत सारे अंडे थे, उसमें से मुर्गी के बच्चे निकले। 2 मुर्गी के बच्चे फुदक रहे थे, बाज के बच्चे ने भी फुदकना सीख लिया। बाज के बच्चे को यह नहीं पता था कि खुले आसमान में उसको उड़ने की ताकत भगवान ने दी है, लेकिन वो मुर्गी के बच्चे के टाइप से फुदकता रहा। धीमे धीमे वो मुर्गी के बच्चों के साथ अलग दिखाई देने लगा, लेकिन वो फुदकना नहीं छोड़ पाया, अपनी क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाया। एक दिन किसी ने उससे कहा, किसी बाज ने उससे कहा कि तुम तो बाज के बच्चे हो, ऐसे मुर्गी के बच्चे करके क्यों उछल रहे हो? बोले तुम गलत कह रहे हो, मैं बाज का नहीं, मैं मुर्गी का बच्चा हूं और मैं वो आसमान में उड़ नहीं सकता, मैं फुदक ही सकता हूं जैसे बाकी मुर्गी के बच्चे फुदक रहे हैं। उस बाज से रहा नहीं गया, उसने उस छोटे बच्चे को उठाया, उस बाज को उठाया और ले जाके खुले आसमान में छोड़ दिया। और खुले आसमान में छोड़ने के बाद जब वो पंख फड़फड़ाया, जब उसे अपने सर्वाइवल की चिंता हुई, उसने अपनी ताकत लगाई, अपने पंख फड़फड़ाए और खुले आसमान में उड़ने लगा। नतीजा क्या हुआ? उस बाज के बच्चे को एहसास हुआ कि मैं भी एक बाज हूं। उसी तरीके से हम लोग भी अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ गए हैं। नेगेटिव लोगों को देख कर नेगेटिव बातें ही ज्यादा अपने अंदर ले लेते हैं। मार्केट में नेगेटिव ही लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, उन्हीं को देख देख के हम लोग नेगेटिव बातें ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम फेल करने वाले बच्चे को आइडल के तौर पे नहीं मानते हैं। हम जो टॉप करता है बच्चा उसको अपना आइडल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमें इसी तरह के बनना है, हमें भी टॉप करके दिखाना है। हम वहां ये नहीं सीखते कि हमें फेल कैसे करना है, हम ये सीखते हैं कि हमें टॉप कैसे करना है, हमें पास कैसे करना है, हमें फर्स्ट डिवीजन कैसे लाना है, हमें सेकंड डिवीजन कैसे लाना है, हम ये सीखते हैं। लेकिन जब जिंदगी में आते हैं तो हम उस लेसन को भूल जाते हैं और यहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाते हैं और बस दूसरी नेगेटिव बातों को लेना शुरू कर देते हैं और कंपनियों को भगाना स्टार्ट कर देते हैं और एक परसेप्शन मान के चलते हैं कि जो हमारी जिंदगी है, हमने मुर्गी के बच्चे तरह से हमारी जिंदगी फुदकने वाली हो गई है और बस यही हमारी जिंदगी है। मेरे अंदर बाज वाली कोई क्वालिटी नहीं है, भगवान ने मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं दी है। भगवान ने मुझे मुर्गी का बच्चा बना के पैदा किया है और मैं मुर्गी का ही बच्चा हूं और मैं जीवन भर फुदकता रहूंगा, इसके सिवा मेरी उड़ान नहीं है, नहीं है इसके सिवा मेरी उड़ान। ऐसा हम मान के बैठ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को, उस मानव के बच्चे को यह नहीं पता है कि यह खुला आसमान तुम्हारे लिए है। इस खुले आसमान में बाज के तरीके तुम चल सकते हो, बाज के तरीके तुम उड़ सकते हो, बशर्ते कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, कोई ऐसा मोटिवेटर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन ले आए। और ये जितनी निगेटिव बातें हैं, कंपनी भाग गई तो, अरे भाई पहले अपने आप को देखो, तुम भाग तो नहीं रहे हो। तुमने क्यों अपने आप को कछुए के खोल में सिकोड़ के रखा है? जैसे कछुआ अपना, जब भी कोई संकट का समय आता है वो अपने खोल के अंदर में घुस जाता है। देखिए प्रकृति के हर चीज से हम लोग को सीखने की जरूरत है। कछुआ से हमने कुछ सीखा, बाज से हमने कुछ सीखा, मुर्गी के बच्चे से हमने कुछ सीखा। हर चीज से सीखने का है इस जीवन में।
कछुआ जब भी कोई संकट का समय आता है वो उस खोल के अंदर में घुस जाता है, और जब उसको एहसास होता है कि संकट टल गया, फिर वो अपना मुंह बाहर करता है और फिर चल देता है। हम आप कछुआ नहीं है, हमें उस खोल के अंदर में घुसना नहीं है, हमें सामना करना है इस समाज का, हमें सामना करना है इस स्ट्रगल का, हमें सामना करना है इस जिंदगी का, जिस जिंदगी में हम दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, और हम कछुए की तरह के खोल में घुस जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा मेरे से ये काम, नहीं होगा ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार मेरे से। जब कोई आके हमसे कहता है कि ये देखो ये बास के तरीके उड़ान भर रहा है, तुम्हारे तरीके ये साइकिल से चलता था लेकिन आज देखो मर्सिडीज और जगुआर से चल रहा है, आप कहते हैं वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और जब दोबारा वो व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो आप कछुए टाइप से खोल में घुस जाते हैं, उससे मिलने का भी प्रयास नहीं करते। जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भटक रहा है, जो आपके हाथ पकड़ के आपको घसीटने को तैयार बैठा है, जो आपको हाथ पकड़ के आसमान तक उड़ाने को तैयार बैठा है, उसका हाथ छुड़ा के आप मुर्गी के बच्चे टाइप से फुदकना शुरू कर देते हैं, बोले मेरी यही जिंदगी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यही जिंदगी है 90% लोगों की, यही जिंदगी है आपकी, यही जिंदगी है हमारी। इसी में से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको बाज के तरीके उड़ना सिखा देते हैं। हम सभी में एक क्वालिटी है, हम सभी के अंदर हुनर है, हम सभी लोगों के अंदर में बहुत कुछ है, परमात्मा ने देकर भेजा है। हम लोग बाज हैं, बाज के तरीके खुले आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, उड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने इसी समाज में रह के नेगेटिव लोगों के, पॉजिटिव लोगों के नहीं, नेगेटिव लोगों के संगति में रह के हम लोगों ने सीख लिया है कि हम मुर्गी के बच्चे हैं और हमसे उड़ा नहीं जाएगा। और ज्यादा किसी ने आपके पीछे हाथ धोके कोई पड़ गया तो आप कछुए टाइप से खोल में घुस जाते हैं, बोले नहीं नहीं सुरक्षित रहेंगे, ये बंदा हमें आसमान में ले जाकर छोड़ देगा और मेरे टांग हाथ टूट जाने वाले हैं। इस तरह का परसेप्शन लोगों के दिमाग में है। अल्टीमेटली मेरे उस दोस्त ने, जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसने अल्टीमेटली जब हमने उसकी बीवी को भगा दिया, जब उसके क्या बोलते हैं उसको आत्मसम्मान को हमने हिला दिया, तो सेकेंड डे उसने फोन किया, बोले यार रात भर हम सो नहीं पाए, तुम्हारी बात याद करते रहे, आओ मुझे भी अपने सिस्टम में जोड़ दो, मैं अपनी बीवी भगाना नहीं चाहता, न मेरी बीवी भागेगी न ये कंपनी भागेगी, मेरी बीवी भी बहुत तेज चलेगी और ये कंपनी भी बहुत तेज चलेगी। आज वो इस कंपनी में चेयरमैन लेवल का मेंटेन करने पर है। ऐसी स्थिति आती है, आप बाज बनिए और बाज के तरीके लोगों को मोटिवेट करिए, मोटिवेट करिए लोगों को, वो मुर्गी के बच्चे न बने, बाज के बच्चे बने, और ले जाइए खुले आसमान में और छोड़िए उनको, पकड़ के मत रखिए, छोड़िए उनको। जब छोटा बच्चा होता है उसको साइकिल चलाना हम लोग सिखाते हैं, आपने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा है। जिस समय हम लोग सीखते हैं, किसी न किसी से बोलते हैं भैया पकड़ लेना कहीं हम गिर न जाए, और मेरे पिताजी या मेरा कोई भाई जो बड़ा होता है या कुछ जो भी दोस्त, वो साइकिल पीछे से पकड़े रहता है और हम चलाते रहते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलाते 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 1 दिन 4 दिन 6 दिन 8वें दिन वो बंदा छोड़ देता है, और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा भाई, मेरे पिता उस साइकिल का कैरियर पकड़े हुए हैं, मैं गिरूंगा नहीं, और लगातार हम 2 राउंड लगा के चले आते हैं। बाद में देखते हैं तो मेरे पिताजी कहीं कोने पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया है, वहीं पे हम धड़ाम से गिर जाते हैं। हम तब नहीं गिरते जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि पिताजी ने पीछे से कैरियर पकड़ा है, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि पिताजी तो दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुझे उन्होंने छोड़ दिया है, वैसे ही हम धड़ाम से गिर जाते हैं। ये है कॉन्फिडेंस। लेकिन यही करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप बिना हैंडल के भी, बिना सामने देखे भी, बिना पैडल देखे भी आप साइकिल चला लेते हैं। यही जिंदगी का फलसफा है मेरे भाई। अगर आप धीमे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे, उस व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, जो व्यक्ति आपको आसमान में उड़ाना चाहता है, वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है, वो बहुत बड़ा कलाकार है, जो आपको मूर्ति बनाना चाहता है। एक मूर्तिकार चला जा रहा था, बहुत तेजी के साथ में चला जा रहा था, एक पत्थर मिल गया, उसने पत्थर को ठोक पीट करना शुरू कर दिया। पत्थर ने कहा भाई बहुत दर्द होता है, बोले तुम्हें मूर्ति बना दूंगा, बोले नहीं नहीं मुझे बहुत दर्द होता है, मूर्ति उड़ती कुछ मत बनाओ, चलो हटो। मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, फिर एक सुंदर सा पत्थर दिखा, फिर उसने उस पर छेनी हथौड़ी बजाने लगा। पत्थर बोला कि दर्द होता है, बोले सह लो, मैं तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग तुम्हारी पूजा करें।
उसने कहा ठीक है बर्दाश्त करते हैं। फिर उसने छेड़ियों थोड़ी पीटना शुरू किया। कुछ देर बाद उस पत्थर से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे बस का नहीं है। मूर्तिकार ने उसको भी छोड़ दिया। मूर्तिकार तो मूर्तिकार, फिर वो आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा फिर एक सुंदर सा पत्थर दिखा। फिर उसने उस पत्थर को चोट मारना शुरू कर दिया। फिर उसके ऊपर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। पत्थर ने कहा दर्द होता है। उसने कहा दर्द सहो, दर्द सहो तो मैं मूर्ति बना दूंगा, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। उसने कहा ठीक है बर्दाश्त करते हैं। और वो पत्थर बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। अल्टीमेटली उस पत्थर को मूर्तिकार ने एक बढ़िया मूर्ति का रूप दे दिया और वो आगे बढ़ गया। वो मूर्ति वहीं रह गई। बाद में नगर सेठ वहां से गुजरा, उसने देखा एक सुंदर मूर्ति है। उसने भगवान की कृपा समझी और उस मूर्ति की स्थापना कर दी, उसके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। मूर्तिकार सालों बाद वहां से गुजरा तो देखा जिस मूर्ति को उसने बनाया था उसकी लोग पूजा कर रहे हैं। और जिस मूर्ति ने छेनी हथौड़ी का वार सहने से मना कर दिया था, उस मूर्तिकार के कला का अपमान किया था, उस पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। ये स्थिति होती है हमारे आपके जीवन में। हम लोग जब किसी मूर्तिकार की बात नहीं मानते हैं, जब हम लोग इस सिस्टम में आके अपने अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, हम वैसे निगेटिव लोगों की बात मानते हैं जो निगेटिव लोग हमें गड्ढे में घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। हम वैसे लोगों की बात नहीं मानते जो आज खुद एक मुकाम पर हैं और हमें भी उस मुकाम पर वो ले जाना चाहते हैं। हम उनकी बात नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली जीवन पर्यंत हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। जीवन पर्यंत हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। रोज हमें उस संकट से गुजरना पड़ता है। रोज हमें पैसों की तंगी से गुजरना पड़ता है। रोज हमारे बच्चों को तंगी से गुजरना पड़ता है। रोज हमारी पत्नी को तंगी से गुजरना पड़ता है। रोज 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 वही कहानी दोहराई जाती है। अगर एक बार हमने उनकी बात मानकर चोट सह ली होती तो लोग मेरी भी फूल माला से पूजा कर रहे होते, मेरे घर भी पैसों की बरसात हो रही होती, मेरे घर भी नाम सम्मान सब कुछ आ रहा होता, मेरे बच्चों को भी जिंदगी नसीब अच्छी हो रही होती, मेरी पत्नी भी साड़ी खरीदने के बारे में 10 बार न सोचती। लेकिन हमने उस चोट को बर्दाश्त नहीं किया। आज उसी का नतीजा है कि लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं। आप सोच लीजिए कि लोग आपके ऊपर नारियल फोड़े ये आपको पसंद है या लोग आपकी पूजा करें ये आपको पसंद है। सोचिए जरा, विचार करिए और जुड़ जाइए एक ऐसे अच्छे सिस्टम के साथ में जो बहुत तेजी के साथ भाग रही है। वो वाला नहीं भाग रही है, वाकई में भाग रही है, रन कर रही है। फ्रेंचाइजीज पे फ्रेंचाइजीज, C&F पे C&F, ऑफिस पे ऑफिस, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, सिस्टम पे सिस्टम, सब कुछ दिए जा रही है। जुड़ जाइए ऐसे सिस्टम के साथ में और मचा दीजिए तहलका और उड़ जाइए बाज के तरह के आसमान में। ये आसमान आपका है। मुर्गी के बच्चे मत बनिए मुर्गी के बच्चे। फुदकिए नहीं है, फुदकने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा हुए हैं आसमान के लिए। आप पैदा हुए हैं पत्थर बन के, मूर्ति बनने के लिए। लोग आपकी पूजा करेंगे लेकिन उसके लिए आपको चोट सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कंपनी को भगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होना। खुद भागिए उस सिस्टम के पीछे, भागिए अपने अपलाइन के पीछे, भागिए अपने डाउनलाइन के पीछे, भागिए। दिन रात मेहनत करिए, ये पसीना बहाइए। कहते हैं जब पसीना, सर का पसीना तलवे से निकले तब समझिए आप सफल हो सकते हैं। कहते हैं कि जब सतुआ बांध के निकल जाओगे मार्केट में तब आप सफल होगे। सफलता इतनी आसान चीज नहीं है। आप किसी को देख लेते हैं, बोले बहुत सफल है, बोले हम भी सफल हो जाएंगे। अरे भैया, जो उसने स्ट्रगल किया है उसके एस के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। एल तो दूर की बात रही। स्ट्रगल में जो एल लास्ट में आता है वो तो दूर की बात रही। एस जो स्टार्टिंग में है उसके विषय में भी आप नहीं सोच पा रहे हो। उतना भी आप झेलने को तैयार नहीं हो, उतना भी दर्द सहने को तैयार नहीं हो। स्ट्रगल सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता इतनी आसान चीज नहीं है। सफलता मांगती है कुर्बानी। सफलता मांगती है कुर्बानी और कुर्बान आपको करना पड़ेगा अपनी जवानी। कुर्बान आपको करना पड़ेगा, अपने पसीने बहाने पड़ेंगे। कुर्बान आपको करना पड़ेगा, अपने ईगो को गंदगी में बहाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा, दिन रात लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके मिलती है सफलता। और उसके लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए कंपनी के ऊपर विश्वास। और विश्वास के लिए सबसे पहले इस शब्द को हटा दीजिए कि कंपनी भाग गई तो मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और यूट्यूब पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना और खासकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं पर डे 2 वीडियो और 10 शॉर्ट्स डालता हूं और बार बार आप ही लोगों के फायदे के लिए ये वीडियो डालता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बाज की तरह के आसमान में उड़े। नमस्कार।